हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं इको अर्थशास्त्र का हमारा चैप्टर 8 है जो कृषि से आधारित है, यानी कृषि पर निर्भर है हमारा चैप्टर 8। हमने इसमें ये सब चीज़ें पढ़ ली थी कि भारत में कृषि किस प्रकार की है, उसकी वर्तमान स्थिति कैसी है, फिर उसके द्वारा रोजगार किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है और निर्यात के द्वारा वस्तुओं से आयात आय किस प्रकार से प्राप्त होती है और फिर जीवन स्तर। आज हम पढ़ेंगे नीची कृषि उत्पादकता के कारण, यानी अगर कृषि की उपज नीची है, उसकी उत्पादन क्षमता कम है तो उसके कारण क्या है। यानी कोई ना कोई कारण तो होता ही है ना कि नीची उत्पादन क्षमता क्यों है। इसको अब हम पढ़ेंगे ताकि इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत में सबसे ज़्यादा क्या है? कृषि है, तो उसे क्या कहा गया है? कृषि प्रधान देश कहा गया है। इसके बावजूद यानी हमारे भारत में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी कृषि होती है, यानी उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। इसके बावजूद यहाँ कृषि से संबंधित अनेक समस्याएं फिर भी, यानी कृषि प्रधान देश होने के कारण, कृषि प्रधान देश होते हुए भी कृषि से में अनेक समस्याएं उत्पन्न हैं, यानी उसके बाद भी इसमें कृषि से संबंधित अनेक समस्याएं जन्म लेती है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है नीची कृषि की उत्पादकता। यानी किसान लोग मेहनत भी बहुत करते हैं लेकिन फिर भी उसमें क्या है? नीची कृषि उत्पादकता, यानी जो उत्पादन जब कृषि की जाती है तो कृषि की उत्पादन क्षमता कम होती है। कृषि उत्पादकता वास्तव में प्रति हेक्टर उत्पादन अथवा प्रति हेक्टर आय के संदर्भ में मापा जाता है। यानी उत्पादन क्षमता किस प्रकार से मापी जाती है? वास्तव में जितना प्रति हेक्टर उत्पादन है, यानी प्रति हेक्टर उत्पादन कितना है, एक हेक्टर में कितना उत्पादन किया जा सकता है, उसमें उसकी क्षमता कितनी है, यानी जिस प्रकार से उत्पादन किया जाए उसके अनुसार उसकी आय कितनी हो रही है, उससे मापा जाता है। यानी उससे मालूम किया जाता है कि कृषि की उत्पादकता क्या है प्रति हेक्टर, जो विश्व स्तर पर अत्यंत नीचे दिखाई देती है। अगर ऐसा मापा जाता है कि प्रति हेक्टर में उत्पादन क्षमता कितनी है तो वो सबसे पूरे विश्व स्तर पर ही सबसे नीची दिखाई देती है, यानी सबसे कम दिखाई दी जाती है। इसमें महत्वपूर्ण परिबल नीचे दशा। अब उसका कारण क्या है वो अब हम पढ़ते हैं। पहला है संस्था के परिबल, दूसरा है टेक्नोलॉजी का परिबल और तीसरा है अन्य। इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्थाकीय परिबल। भारत में किसान जिस संस्था के ढांचे में रहकर खेती करते हैं, यानी जिस संस्था के अनुसार, जिस तरीके के अनुसार वो किसान खेती करते हैं। अब उनका क्या है कि कई किसान क्या करते हैं, जो उनका पहले जो चला आ रहा है कृषि उत्पादक करने का तरीका, वो उसके अनुसार ही करते रहते हैं। उसे असर करने वाले भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, कानूनी परिबलों को संस्था के परिबल कहा जाता है। यानी जो असर करने वाले क्या हुआ, कृषि में क्या क्या असर करते हैं, जैसे भौतिक है, सामाजिक है, आर्थिक और कानूनी, ये सब चीज़ें जो परिबल इसमें सम्मिलित होते हैं, इसमें असर करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसके संस्थाकीय। यानी इस संस्थाकीय के अंतर्गत रह करके किसान क्या करता है, उत्पादन करता है, कृषि करता है, और इसे ही संस्थाकीय परिबल कहा जाता है। भारत में ऐसे परिबल कृषि क्षेत्र के लिए अवरोध रूप होने के कारण कृषि क्षेत्र का विकास लगातार कम अथवा निम्न स्तर का रह रहा है। इस भारत में ऐसे परिबल, अब ये जो कौन से परिबल, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी, ये चारों जो परिबल है, इसके लिए ये क्या करते हैं, कृषि में जो कृषि लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो खेती करते हैं, उसमें रुकावट करते हैं। अवरोध रूप है ये, रुकावट इनसे ही होती है, जिससे क्या होता है कि जो किसान लोग हैं, जो खेती करते हैं, उनका विकास या तो कम रहता है या फिर उसमें निम्न स्तर का रहता है, यानी बहुत ज़्यादा वो उत्पादन क्षमता उसमें नहीं कर सकते, कारण कि उसमें इन परिबलों का समावेश होता है। ये लोग इस पर अपना परिबल रखते हैं।
जिसके कारण कृषि क्षेत्र में नीची उत्पादकता देखने को मिलती है। अब जब किसी और का परिबल अपने ऊपर रहता है तो हम काम ढंग से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसी प्रकार से इनके कारण भी क्या होता है, जो किसान खेती वगैरह जो करते हैं उस क्षेत्र में भी उत्पादन क्षमता देखने को नीची मिलती है। मतलब उत्पादन क्षमता जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती, वो कम होती है। इन संस्था के परिबलों में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई जमीन महसूल करने के लिए जमींदारी प्रथा, महालबारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, कृषि ऋण की सुविधा, कृषि उत्पादकता की विक्रय व्यवस्था, यातायात की सुविधा, जमीन मालिक की प्रथा इत्यादि का समावेश किया जाता है। ये जो संस्था के जो परिबल है इसमें क्या किया जाता है, अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेज के द्वारा शुरू किया गया था। ये अंग्रेज करते भी क्या था, टॉर्चर करते थे, शोषण करते थे हमारे श्रमिकों का। यानी वैसे तो सबका ही करते थे, लेकिन किसान लोगों का इसलिए ज़्यादा करते थे कि उनसे उनको उन पर शोषण करने के बावजूद भी उनसे अच्छी उत्पादकता उनको चाहिए रहती थी। इसलिए तो ये लोग क्या करते थे, ज़मीन महसूल वसूल करना, यानी जो जिसकी ज़मीन है उस पर वसूली कर लेते थे। अंग्रेजों के लिए जमींदारी प्रथा, यानी जिसकी ज़मीन नहीं है, दूसरा व्यक्ति अगर ज़मीन पर रहकर काम कर रहा है तो उससे वो पैसा लेते थे। कृषि ऋण की सुविधा, लोगों को जो कृषि का जो ऋण दिया जाता था उस पर भी उन्हें अधिक ब्याज वगैरह ये सारा लिया जाता था। कृषि उत्पादन की विक्रय व्यवस्था, जो साधन है कृषि व्यवस्था की, उसमें भी इन लोगों का हस्तक्षेप होता था। यातायात की सुविधा, यातायात की सुविधा भी किसान लोगों को संपूर्ण रूप से नहीं मिल पाती थी। जमीन मालिक की प्रथा, यानी जमीन जिसकी है बस वही मालिक है, जो खेती करता है, जो उसकी देखरेख करता है, उसका वहाँ पे कोई लेना देना नहीं था। ये सारी प्रथा इत्यादि का समावेश ये सब संस्कार किए परिबलों में शामिल किया जाता था, जिसके कारण क्या होता था, इन सब के कारण कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ता था। जो किसान खुलेआम से खुले दिल से जो काम करना चाहते थे वो कर नहीं सकते थे, इसीलिए कृषि की उत्पादकता नीचे रहती थी। ऐसे संस्था के परिबल अवरोधक और नकारात्मक होने के कारण भारत में कृषि क्षेत्र में नीची उत्पादकता देखने को मिली। ये क्या करते थे कि जैसे किसान जो खेती करते थे उनमें रुकावट बनते थे। एक तो क्या कि फ्री माइंड से काम करो, एक किसी के दबाव में आके काम करो, तो उसमें फ़र्क होता है। जब दबाव से हम काम करते हैं तो काम तो करते हैं, लेकिन एक खुले दिल वाला काम नहीं करते, बस आफत समझ के काम किया जाता है। और तो ये भी अंग्रेजों के द्वारा, जब अंग्रेज इन पे इतनी सारी रोक टोक लगाए जाते थे, इतने सारे महसूल कर टैक्स वसूली करते थे, तो ये लोग काम तो करते थे लेकिन उतने खुल के स्वतंत्र रूप से नहीं करते थे। इन सब अंग्रेजों के कारण क्या था, ये जो संस्थाय परिबल थे उनके या तो रुकावट होती थी या इनके नकारात्मक होने के कारण फर्क किस पे पड़ता था, भारत में जो कृषि क्षेत्र, जो किसान लोग थे उनकी जो खेती करते थे उनकी उत्पादकता में मिलता था, जो उत्पादकता फिर काफ़ी कम या नीचे होती थी। ये था हमारा संस्थाकीय परिबल। अब हमारा जमीन वसूल करने की प्रथा, यानी जमीन वसूल प्रथा क्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी ये तो क्या था, अंग्रेजों के समय की बात थी, इन्होंने शुरू किया था ये सब, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात है। भारत में जमीन महसूल वसूल करने की 3 प्रथा प्रचलित थी। भारत में क्या था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात है कि जमीन से महसूल यानी वसूलियत करने की 3 प्रथाएं थी। एक जमींदारी प्रथा, एक महलवारी प्रथा और रैयतवाड़ी प्रथा। इन प्रथाओं में जमीन पर खेती काश्तकार या भूमिहीन कृषि मजदूरों के द्वारा की जाती थी। अब ये लोग क्या था, जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी किसानों के पास, अब वो लोग क्या करते थे, मजदूरी करते थे किसी और के खेत पे जा कर के। तो जो खेत पे जाते थे तो उन्हें उनका पूरा पारिश्रमिक पैसा नहीं दिया जाता था, बस उन्हें उनके जितना काम भी ज़्यादा करवाया जाता था और पैसा भी उन्हें कम दिया जाता था। प्रत्येक प्रथा में केवल जमीन पर का किराया अथवा महसूल वसूल करने की अलग अलग पद्धति का उपयोग किया जाता है। ये जो 3 प्रथाएं थी इनमें भी सब में अलग अलग तरीके से वसूली की जाती थी। अब वसूली किससे करेंगे, मजदूरों से ही करते हैं, क्योंकि जिसकी ज़मीन है वो तो अपने आप को ज़मींदार मानता है, भले मेरी तो ज़मीन है मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा, बल्कि उनको जितनी उपज करते थे उनको पूरा हिस्सा न देके आधा हिस्सा भी नहीं दिया जाता था, जिससे परेशान होकर के मजदूर लोग, किसान लोग
उत्पादन कम करते थे, जिसके अंतर्गत जमींदार कुल कृषि उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए के रूप में वसूल करता था। अब क्या किया जाता था उसमें, जो कृषि है उत्पादन का, जमींदार कुल कृषि उत्पादन का, यानी जमीन खुद ने दे दी और उस पर खेती किसान वगैरह करे, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा यानी उत्पादन जितना होता था उत्पादन का, ये मान लीजिए अगर 3/4 अगर जमींदार खुद ले लेगा, 1/4 किसान को देगा, तो क्या किसान का फिर वो भी क्यों लेता था कि बोले मुझे इससे जो ज़मीन उन्होंने दी उसका किराया वसूल करने के हिसाब से वो उसकी वसूली करता था। उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए के रूप में वसूल करता था कि मैंने तुम्हें ज़मीन किराए पे दी है, अथवा किसानों का केवल जीवन निर्वाह हो सके उतना कृषि उत्पादन छोड़ करके तमाम कृषि उत्पादन से अनिवार्य रूप से वसूल कर लेते, या फिर क्या करते थे, जितना किसान को खाने पीने के लिए चाहिए बस उतना ही देते थे, और उसके बाद का जितना भी उत्पादन होता था वो सब चीज़ें खुद ज़मींदार ले लेते थे। अब ऐसा जब किया जाता है तो क्या किसानों को पास इनकम का और कोई, अब किसानों के पास भी यही इनकम थी, इसके अलावा तो कोई साधन था ही नहीं, छोड़कर शेष तमाम कृषि उत्पादन को अनिवार्य रूप से वसूल लेते थे, यानी उनको उनके खाने के जितना दे करके अनाज वगैरह और बाकी का खुद ले लेते थे, जिसके कारण खेती करने वाले वर्ग को कृषि उत्पादन बढ़ाने में कोई रुचि नहीं थी। उनको पता था कि हम मेहनत ज़्यादा करेंगे, उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो होगा क्या, हमें तो मिलना तो उतना ही है जितना हमको खाने को चाहिए, उसके अलावा तो हमको मिलेगा ही नहीं, तो वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे, बल्कि वो क्या करते थे, उतनी मेहनत करते थे जितनी उन्हें आवश्यक लगती थी, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो मेहनत वो नहीं करते थे या रुचि नहीं रहते थे। इंटरेस्ट इंसान में कब आता है, जब उसके पास कुछ लाभ होता है, कुछ फ़ायदा होता है। जब हमारे पास कुछ लाभ कुछ फ़ायदा होगा ही नहीं तो हम इंटरेस्ट क्यों रखेंगे, यानी इतना ही करेंगे जितनी ज़रूरत होती है। वे कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़े ऐसे नवीन संशोधनों का उपयोग करने को भी तैयार नहीं थे, क्योंकि नवीन संशोधन को काम में लेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन वो मजदूर जो थे, श्रमिक जो थे, किसान जो थे, वो इनमें इंटरेस्ट रखते ही नहीं थे, क्योंकि उनको उत्पादन क्षमता बढ़ानी ही नहीं होती, क्योंकि उत्पादन क्षमता अगर बढ़ भी जाएगी, किसी वस्तु का उत्पादन अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो उन्हें तो उसका हिस्सा कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो वो उसमें रुचि नहीं लेते थे और न ही उनको उपयोग करते थे, जिसके कारण कृषि उत्पादन लगभग स्थिर था, यानी जितना उत्पादन हो रहा था बस उतना ही होता रहता था, क्योंकि उसके आगे तो बढ़ते ही नहीं थे। इस प्रकार कृषि क्षेत्र का उत्पादन देश की आवश्यकता कृषि क्षेत्र से संलग्न वर्ग की आवश्यकता को बढ़ोतरी करने में असक्षम रहा। इस प्रकार क्या हुआ, जितनी कृषि उत्पादकता, देश को जितनी उत्पादकता की आवश्यकता थी खेती से, वो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो भी इनमें जो संलग्न थे जो व्यक्ति, वो या तो मन से काम ही नहीं करते थे या फिर बढ़ोतरी करने में असक्षम थे, उनको इंटरेस्ट ही नहीं था। असक्षम तो बात की बात है, लेकिन उनको इंटरेस्ट इसलिए नहीं था क्योंकि उनको जितनी ज़रूरत थी बस उतने, उससे आगे उनको कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए जाते थे। स्वतंत्रता के पूर्व जोते उसकी ज़मीन के कानून अंतर्गत जोत अधिकार, सलामती और किराया नियमन संबंधी कानून बनाया गया। अब ये क्या किया स्वतंत्रता से पूर्व, कि जो ज़मीन जोएगा ना, मतलब जो खेती करेगा उसी की ज़मीन मानी जाएगी, यानी वो जितना पैसा है उनको देना है वो तो दे ही देते हैं, लेकिन उसमें कितनी भी उत्पादन करो वो उसका हिस्सा श्रमिक का होगा, किसान का होगा। ये कानून के अंतर्गत, यानी जो नियमन कानून बनाए गए थे उसमें ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया था, किंतु इन कानून का संपूर्ण अमल न होने के कारण किसानों के प्रति हो रहे शोषण को रोका भी नहीं गया। अब इन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता के पूर्व ये तो कानून तो बनाया था कि जोते जिसकी ज़मीन, यानी जो उसमें खेती करेगा वो ज़मीन उसी की कहलाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी हड़प ली, सिर्फ जब तक वो खेती करता है तब तक, उसके बाद। लेकिन ये जब कानून बनाए गए तो भी इनमें कुछ भी अमल किसी ने भी नहीं लिया, बल्कि तो जिससे क्या हुआ कि जो किसानों का जो शोषण होता था, जो पारिश्रमिक उनका रख लिया जाता था, उत्पादन रख लिया जाता था, उससे उस शोषण को भी रोका नहीं जा रहा था।
यानी जैसे चल रहा था वो वैसे ही चल रहा था कानून बनाने के बावजूद भी। परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में नीची उत्पादकता का प्रश्न अब 3 जटिल बन गया। इसके कारण क्या हुआ, कृषि जो किसान लोग हैं जो कृषि करते हैं, खेती करते हैं, उनके दिमाग में आया कि अधिक उत्पादन क्षमता एक जटिल प्रश्न है कि हम क्यों करें, अधिक उत्पादन नहीं करना है। उनके दिमाग में बस एक चीज़ ये बैठ गई थी। और अभी हमने क्या पढ़ा, जमीन महसूल करने की प्रथा, यानी किस प्रकार से ये प्रथा थी। अब हम पढ़ेंगे कृषि ऋण। भारत में ज़्यादातर किसान गरीब है क्योंकि वो जितना वो मेहनत करते हैं, जितना वो खर्चा होता है, उनको उनके अनुसार मंडी में या दलाल वगैरह के थ्रू नहीं मिल पाता है। भारत में ज़्यादातर किसान गरीब हैं जिन्हें प्रत्येक फसल के पूर्व कृषि ऋण की आवश्यकता होती है। अब खेती वगैरह शुरू करेंगे उससे पहले उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता जिससे कि वो नवीन संशोधन के साधन लिया है या फिर नए यंत्रीकरण टेक्नोलॉजी लाए, फसल, खाद, बीज, ऋण की आवश्यकता इसीलिए उन्हें पहले होती है। इस कृषि ऋण के द्वारा वे बीज, रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवाइयाँ इत्यादि खरीदने के लिए सक्षम हो पाते हैं। अब उनके पास अगर पहले से ऋण दे दिया जाए तो ये सब चीज़ें पहले से खरीद सकते हैं। जो उनके पास नहीं होती वो सक्षम नहीं होते, जैसे अच्छे किस्म के बीज, अब वो महंगे आते हैं, खाद वगैरह महंगी आती है, जो जंतुनाशक है, जो जंतुओं को मारने की जो कीटनाशक जो दवाई आती है, ये सब वो खरीद नहीं सकते हैं। इससे उत्पादन प्रक्रिया संभव हो पाती है। अगर ये सब ये सब किसानों को जो ऋण मिल जाए, अगर ये सब चीज़ें खरीदने में सक्षम हो जाए तो उनके उत्पादन प्रक्रिया भी संभव हो सकती है। किंतु स्वतंत्रता काल से ही कृषि ऋण के क्षेत्र में निजी ऋण देने वालों की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली है। किसानों को ऋण देने के बजाय क्या हुआ, निजी को ज़्यादा देना समझा, भूमिका ज़्यादा रही है। उसका कारण ये कि उनको ब्याज ज़्यादा मिलता है। इस प्रकार भारत में 1951 में एक अंदाज के अनुसार 71, यह अनुमान लगाया गया है, 71.6% कृषि ऋण शराबी पीढ़ी के द्वारा चलता था। शराबी पीढ़ी कौन होती थी, जो निजी होते थे, जो ब्याज पे पैसे देते हैं, उन्हें बोलते हैं शराबी पीढ़ी। वो कितना, उनके एक अंदाजा है कि इसके द्वारा ही किसान लोग पैसे लेते थे। 71.6% लोग ऐसे थे जो शराबी पीढ़ी के द्वारा ऋण लेते थे, यानी उनका ब्याज भी मनमाना दिया जाता था जो महंगा पड़ता था। इस प्रकार का ऋण ये किसानों को अत्यंत ऊंचे ब्याज दर पर उपलब्ध करा। ज़्यादा ब्याज दर पर, जैसे 1 रुपया सैकड़ा 2 रुपये होता है, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा रुपये में ब्याज पर ऋण देते थे, यानी उनकी ब्याज दर ज़्यादा होती थी पैसे देने पे। इसके अतिरिक्त हिसाब में गड़बड़ी करके गरीब किसानों का शोषण भी करते थे। अब किसान लोग थे, इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं, और उनसे या तो कुछ लिखते कुछ और थे और अंगूठा लगवा लेते थे, तो उनका वैसे भी शोषण करते थे, और दूसरा उनसे जोर ज़बरदस्ती से भी साइन करवा लिया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों का विस्तार बढ़ाकर इस प्रकार का ऋण देने वाली व्यवसाय का महत्व कम करने में सफलता प्राप्त की। जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्त हुआ उसके बाद सरकार ने क्या किया, बैंकों को नए स्तर पर, यानी ऐसे बैंकों को बढ़ा दिया गया जिनके द्वारा किसानों को ऋण की सुविधाएं कम ब्याज दर पे उपलब्ध हो सके। सरकार ने 1975 से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और 1982 से नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की रचना करके संस्थाकीय कृषि ऋण को विस्तृत किया। भारत सरकार ने 1975 में प्रादेशिक ग्रामीण और 1982 से नाबार्ड बैंक, इन दोनों संस्थाओं को शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि इससे क्या है कि ये बैंक है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए, और ये किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण देने के लिए ही ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है, ताकि किसानों को बीज की, जंतुनाशक की, खाद की, इनकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याओं का सामना न करना पड़े। इस सघन प्रयासों के कारण वर्तमान समय में शराबी पीढ़ी के द्वारा लोगों को दिया जाने वाला ऋण घट करके 27%
हो गया। जिससे क्या हो गया, अब लोग उनसे शराबी पीढ़ी वालों से क्यों लेंगे, वो ज़्यादा ब्याज दर पे देते थे। अब लोग क्या करने लगे, वो जा कर के बैंकों के माध्यम से ऋण लेने लगे, क्योंकि पहले क्या 71.6% लोग जो शराबी पीढ़ी से लेते थे, अब वो घट करके 27% लोग ही रह गए। जो उनका कारण ये होता है कि दूर हो या उनके पास साधन नहीं हो आने जाने में, या दबाव से, इस प्रकार से वो इतने ही लोग रह गए घट करके ब्याज लेने वाले। बाकी के सब लोग कहाँ गए, बाकी के सब लोग संस्था के बैंकों के द्वारा ऋण की प्राप्ति करने लगे, जो कम ब्याज दर पर दी जाती थी। जबकि शेष बड़े पैमाने पर कृषि ऋण विभिन्न संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध करवाया गया। इन तमाम संस्थाओं पर से सिद्ध होता है कि किसानों को संस्थाकीय कृषि ऋण के बजाय शराबी पीढ़ी से कृषि ऋण लेना महंगा पड़ता था, क्योंकि उनकी ब्याज दर बहुत ज़्यादा महंगी होती थी और बैंकों की ब्याज दर कम होती है, जिससे किसानों को कृषि क्षेत्र से होने वाला लाभ नहींवत था। इससे क्या हुआ कि शराबी पीढ़ी से जो वो ब्याज लेते थे वो उनको महंगा पड़ता था, जिससे किसानों को क्या होता था, जितना भी वो लाभ करने की कोशिश करते थे तो वो नहीं के बराबर होता था। नहीं के बराबर क्यों होता था, मेहनत तो बहुत होती थी, उत्पादन भी करते थे, लेकिन उसका मेन कारण ये था कि उनके पास वो इतने साधन नहीं थे, जिससे वो ब्याज दर भी कर सके। तो और अगर उत्पादन कर भी लिया जाता था तो वो जो पैसे होते थे वो उनके अत्यधिक ऊंची ब्याज दर में चले जाते थे। इसीलिए किसानों को अधिक उत्पादन प्राप्त करना या कृषि व्यवसाय में काम करने का आकर्षण करने लगा, जिससे क्या हुआ कि उनको लगने लगा कि हम मेहनत भी इतना करते हैं और उपज भी होती है, फसल भी होती है, लेकिन सभी हमारी किस में चल जाती है, ऊंची ब्याज दर, यानी ज़मींदारों को जो ब्याज दिया जाता है उसमें हमारे पैसे चले जाते हैं। इससे उनका जो किसानों के प्रति जो आकर्षण था खेती के प्रति, वो धीरे धीरे कम होने लगा। परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में उत्पादन क्षमता घटने लगी, जिससे क्या हुआ, किसान लोग जो खेती वगैरह करते थे वो धीरे धीरे कम कर दिए। अब है कृषि उत्पादन की विक्रय व्यवस्था। भारत में कमजोर आंतरिक ढांचे के कारण अत्यंत दूर ग्रामीण विस्तार और कृषि बाजारों को जोड़ने वाली सड़क या यातायात की योग्य सुविधा भी पर्याप्त नहीं थी। अब जो व्यक्ति किसान लोग थे जो उत्पादन करते थे तो वो क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में करते थे, ग्रामीण क्षेत्र से बाहर निकल करके अपनी वस्तुओं को जब वो बेचने के लिए जाते थे तो उनके पास बाजारों को जोड़ने वाली, ग्रामीण और बाजार को जोड़ने वाली कोई भी ना तो यातायात की अच्छी सुविधा थी और ना ही उनके पास कोई सड़क वगैरह थी, जिससे भी क्या होता था, अब वो उत्पादन कर भी ले तो वो बेचने कैसे जाएंगे। वो गाँवों में जो दलाल होते थे उन्हीं को वो उन्हें मजबूरी में बेचना पड़ता था, जिससे क्या होता था, वो लोग उनकी सही कीमत मजदूरों को नहीं देते थे, किसानों को नहीं देते थे, तो उन्हें, जबकि उनको सही कीमत मिल सकती थी, लेकिन उनके जो बाजार भाव में जो कीमत होती है वो उन्हें सही से प्राप्त नहीं होती थी। तदुपरांत कृषि बाजारों में कृषि उत्पादन के बाद का बाजार भाव और मौसम के अंत में प्राप्त भाव के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता था। अब इसका कारण क्या था, अब दूरी है, सड़क नहीं है, अब लोग जाए तो कैसे जाए, तो वो जो बाजार का जो भाव था यानी मौसम के अंत में उसका और वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र का भाव, उन दोनों में काफ़ी फर्क था। ज़्यादातर कृषि उत्पादन के ऊंचे भाव का लाभ किसानों में बढ़ते व्यापारी और संग्रहखोरों को ही प्राप्त होता था। अब जैसे वस्तुएं महंगी भी हो गई, महंगी बिक रही है, तो लेगा कौन, जो दलाल है, जो सूदखोर है, जो संग्रहखोर है, वो उन लोगों से, किसानों से, व्यापारी लोग जो किसानों से माल ले लेते थे सस्ते में और बेचते थे। जब वो बाजार में जब उसका भाव लगता था तो वो महंगे बिकते थे। लेकिन इसका क्या फ़र्क, फ़ायदा किसको हुआ, किसानों को तो किसी भी प्रकार से नहीं हुआ, ये सिर्फ संग्रहखोरों और व्यापारियों को ही इसका लाभ प्राप्त हुआ। कर्ज में डूबे किसानों को कर्ज का भुगतान करने के लिए अपने कृषि उत्पादन को कई बार उत्पादन के पूर्वी स्थानिक साहूकार या दलालों को बेच देना पड़ता था। अब इससे क्या हुआ था कि उत्पादन करने के बाद उनको सही कीमत नहीं मिलती थी, तो कई बार क्या होता था कि ये लोग जो किसान लोग हैं जो अपने वहीं पे
जो शराबी पीढ़ी से जो ब्याज लेते थे, तो वो कई बार इतना ब्याज बढ़ जाता था कि जब फसल पकती भी नहीं थी, बिकती भी नहीं थी, उसके पहले ही वो उनको उसको उत्पादन का उनको दलालों को उनको देना पड़ता था, क्योंकि उनके कर्जा सिर पे चढ़ जाता था। ये लोग कर देते बेईमानी वगैरह से शोषण करके, तो किसान लोग हताश होकर के फसल पकने से पहले ही उन उत्पादन को संग्रह दलालों को या साहूकारों को बेच देते थे। किसान बाजार की स्थिति अज्ञात है। अब किसानों को तो पता भी नहीं बाजार की स्थिति में क्या है, कितनी महंगी बिकेगी, उनको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती थी, क्योंकि गाँव में और शहरों में जाने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। वे बाजार भाव, विक्रय पद्धति इत्यादि के ज्ञान के अभाव में थे। अपने कृषि उत्पादन का अपेक्षित मुआवजा प्राप्त भी नहीं कर पाते थे। अब बाजार भाव क्या था, बेचने की पद्धति क्या है, इन सब चीज़ों से वो अनजान थे, जिसके फलस्वरूप क्या किया जाता था, उन्हें उत्पादन से जो ज़्यादा जितना अपेक्षित मुआवजा मिल सकता था वो भी प्राप्त नहीं होता था। फलस्वरूप वे निराशावादी बन जाते, इसलिए उनमें क्या है, निराश की भावना हो जाती थी कि हम मेहनत भी कर रहे हैं, हमारे पास कोई लाभ भी नहीं आ रहा, बल्कि हम वापस से कर्जे में ही डूबे जा रहे हैं। तो वो इससे हताश हो जाते थे, निराश हो जाते थे। और अब है हमारा ग्रामीण समाज व्यवस्था। भारत के ज़्यादातर किसान ग्रामीण भारत के ज़्यादातर किसान पारबद्धवादी और अल्प जानकारी रखते थे। ये या तो जानकारी होती ही नहीं थी या फिर कम जानकारी होती थी। ग्रामीण समाज प्राचीन परंपरा, व्यवस्था, रीति रिवाज से बंधे हुए भी थे। वो जो नहीं होता है कि वो हमारे घर में तो ऐसे चल रहा तो ऐसे ही चलेगा, ये परंपरा वाली है, पारबद्धवादी यानी परंपरा वाली, जो परंपरा जो पीढ़ी चली आ रही है उसके अनुसार ही वो किसान चलते थे, उसके अलग कुछ भी फेरबदल वे नहीं करते थे। और न ही वो जानकारी, उनको जानकारियाँ भी नहीं होती थी, क्योंकि वो इंटरेस्ट ही नहीं रखते थे। वे मूलभूत रूप से पारबद्धवादी होते हैं, क्योंकि परंपरावादी, रूढ़िवादी मान ले, वो होते थे वो शुरू से ही। इसीलिए ईश्वर के द्वारा दी गई समस्या, अभाव की स्थिति का आसानी से स्वीकार कर लेते थे। उनको लगता था ये हमारे नसीब में है, हमारी ये जो समस्याएं जो आ रही है ना, ये तो हमने तकदीर है हमारा, ये तो हम लिखी हुई है, भगवान ने जो हमें दी है ना, वो कुछ सोच समझ के दिए, और आराम से उसको मान लेते थे। ये नहीं कि हम अपनी समस्याओं का समझौता किस प्रकार से करें, किस प्रकार से हम अपनी समस्याओं को सुलझाए, ये उन्हें पड़ी ही नहीं थी। वो तो ये मानते थे ये सब समस्या जो आ रही है ना, वो भगवान की दी हुई है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, यानी आराम से आसानी से उसे स्वीकार करते थे और अपना जीवन निर्वाह हो सके उतनी खेती करके संतुष्ट हो जाते थे। उनको इतना ही था, बस हमारे खाने जितना आ रहा है बस खत्म, उसके अलावा वो अपने ओर ध्यान नहीं लगाते थे और उतने में ही खुश रहते थे। बस बहुत है, बोले हमको खाना ही तो है जितना हमको मिल रहा है। उनमें आर्थिक विकास, कृषि क्षेत्र का विकास, आय में वृद्धि करना जैसी प्रेरणा नहीं होती थी। उनको ये भी नहीं आइडिया होता था कि अगर हम जीवन निर्वाह जितना ही करेंगे तो हमारा आर्थिक विकास कैसे होगा, हमारी कृषि क्षेत्र में विकास कैसे होगा, और तो और हमारी इनकम भी नहीं बढ़ सकती। उनको ये कुछ भी नहीं था, वो सब भगवान की देन समझते थे। जब वो मेहनत नहीं करेंगे, उत्पादन नहीं करेंगे, अपनी खेती को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो उनके पास इनकम और ज़्यादा बढ़ाने का कोई साधन ही नहीं होगा। जितनी उनकी इनकम चल रही है बस उनके पास उतनी ही इनकम होती है और वो लोग उससे संतुष्ट भी है, बोले हमको खाने को तो मिल रहा है ना। जिसके कारण ग्रामीण अत्यंत अर्थतंत्र का केंद्र रहे कृषि क्षेत्र में नीची उत्पादकता का देखने को मिलती है। इससे क्या हो रहा था, जो किसानों में जो उत्पादकता दर थी वो कम देखने को मिलती थी, क्योंकि उनमें इंटरेस्ट नहीं होता था। इंटरेस्ट क्यों नहीं होता था, क्योंकि हर चीज़ भगवान के भरोसे छोड़ देंगे हम तो क्या हमारा काम हो जाएगा। आज अगर आप मान लीजिए आप अभी 12th में पढ़ोगे ही नहीं, भगवान के भरोसे छोड़ दे तो भगवान भी आपके भरोसे छोड़ के बैठे रहेंगे, क्योंकि आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपका रिजल्ट कैसे आएगा। वो भी भगवान के भरोसे ही छोड़ देना, फिर भगवान कहेगा ठीक है मैं ही देख लेता हूँ तुम्हारा रिजल्ट, तुमको क्या करनी है, तुम तो मेरे भरोसे है ना, वो देख लेंगे, उन्हें तो पता है क्या क्या होने वाला है। इसीलिए हमें भगवान पर भरोसा तो रखना चाहिए, बात आपकी सही है, मैं भी मानती हूँ, बट हमको
अपनी मेहनत करने से पीछे भी नहीं हटना चाहिए। जितनी कोशिश हो, जितना आप मेहनत कर सको उतनी मेहनत करो, बाकी फिर ऊपर वाले के हाथ में है, वो सब ठीक है। लेकिन आप ऐसा मत सोच के चलो कि हम तो कुछ ही नहीं, बस हम तो कुछ ही नहीं करेंगे, जो कर रहा भगवान कर रहा है, भगवान के अच्छा हो। भगवान ने थोड़ी किया ये कोरोना वाला काम कि आपका पूरा साल बर्बाद हो रहा है। ये हमारी है, आज भी हम लोग ही समझ के नहीं चलते, हमारे बाजार में ऐसे ऐसे निकल जाते हैं। हमारी समस्या नहीं, हमें इन समस्याओं का डट कर मुकाबला करना चाहिए, समझौता करना चाहिए, और इन समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जाना चाहिए इसका हमें ध्यान लगाना चाहिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम इसी सब्जेक्ट के साथ कल करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।